हेलो गाइस। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन फार्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला लेके मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ। डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ कैसे करते हैं, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैंने बता दिया है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताने वाला इन्फॉर्मेशन देनी थी कि अभी जैसे हम प्रीवियस ईयर की सीरीज़ चला रहे हैं, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर में क्या हो रहा है कि एक्चुअल में हम एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद में मैं चैप्टर बाय चैप्टर एनसीईआरटी के चैप्टर उठाऊंगा, एक एक कंसेप्ट बताऊंगा, एक एक एग्जाम्पल बताऊंगा और उसका एक एक क्वेश्चन बिल्कुल नंबर के साथ डाल के अलग अलग वीडियो बना के डाल दूंगा वो। ठीक है, तो जैसा कि अब हम प्रीवियस ईयर कर रहे हैं तो एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं लिए, लेकिन वो भी धीरे धीरे आ जाएंगे, तो आप टेंशन नहीं लेना। ये मान के चलना कि नवंबर दिसंबर तक आप लोगों को अपनी पूरी बुक यानी पूरी की पूरी एनसीईआरटी मिल जाएगी रखी हुई यहाँ पे, और साथ में प्रीवियस ईयर भी कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है सेक्शन फार्मूला। ठीक है, क्यों यूज करते हैं, क्या होता है सेक्शन फार्मूला, इसका काम कहाँ पड़ता है, वो सारी बातें पढ़ेंगे इसके बारे में, और इससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और सॉल्व कैसे करते हैं। एक बात बताओ मुझे, सपोज करो, एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज़ को, कि आपके पास में एक 5 सेंटीमीटर की लाइन है। लाइन की टोटल लेंथ क्या है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको इस लाइन को 3:2 में डिवाइड करना है लाइन को। ठीक है, तो आप सिंपल क्या करोगे, स्केल लोगे, स्केल से आपने मेजर किया, मान लो सपोज करो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, टोटल मिला के 5 हो गया। भावनाओं को समझना, इसमें मत जाना सर ये जब बड़ा दिख रहा है छोटा दिख रहा है। ठीक है, एक बार समझ लो, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4 और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर कंप्लीट होता है, यहाँ तक हो गया। तो आप क्या करोगे, स्केल लोगे और ये वाला पोर्शन आप इसको इस तरीके से डिवाइड कर दोगे, सर ये लो, ये वाला पोर्शन 3 सेंटीमीटर है, ये वाला पोर्शन 2 सेंटीमीटर है, और हमने इसको 3:2 में डिवाइड कर दिया। बिल्कुल सही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी आपको लाइन को डिवाइड करना है, तो सेक्शन फॉर्मूले का काम भी वहीं आएगा कि लाइन को अगर गिवन रेशियो में डिवाइड करना हो तो। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, चलो ये तो हमने सिंपल चीज़ ली, 5 सेंटीमीटर 3:2 में डिवाइड कर दिया। ऐसे अगर मैं आपको एक 3 सेंटीमीटर की लाइन दे दूँ, 1 2 और ये 3 सेंटीमीटर, टोटल 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ 0 1 2 3 सेंटीमीटर टोटल लाइन, इसको मैं बोलूँ 1:2 में डिवाइड करो, तो आप क्या करोगे, ऐसे करके डिवाइड कर दोगे, सर ये 1 वाला पार्ट है, ये 2 वाला पार्ट है, 1:2 हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो किसी कोई प्रॉब्लम नहीं डिवाइड करने में। लेकिन इसी में अगर कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट ये लेके आ जाए कि चलो भाई ठीक है, इसको 3:2 में डिवाइड कर दो लाइन। ओके, अब लाइन के अंदर क्या है कि मान लो, चलो डायग्राम बना देते हैं प्रॉपरली, कि सपोज करो आपके पास एक लाइन है ए बी। ठीक है, धीरे धीरे कर टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। एक लाइन है आपके पास में ए बी, लेंथ इसकी कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता, हमें तो डिवाइड करना है। और मान लो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x1, y1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2, y2, और चीज़ों को सिंपल कर देता हूँ। अभी भी मान लेते हैं कि इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर, वो 3:2 में डिवाइड करना है, तो आप वही 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कर दोगे। बट आप मुझे एक चीज़ बता दो बेटा, कि आप जब इसको 3:2 में डिवाइड करोगे तो यहाँ कहीं इंटरसेक्ट करते हुए जाएगी लाइन, ये 3 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, तो क्या आप मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता सकते हो? मान लेते हैं कि ये पॉइंट P है, इस पॉइंट पे लाइन डिवाइड हो रही है 3:2 में, तो आप मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ। यानी कि एक लाइन दी हुई है, इस लाइन को आपको 1:2 में डिवाइड करना, तो ये पोर्शन 1 और ये पोर्शन 2 दिख भी रहा है। ठीक है, 1:2 में, तो जिस पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है, P पॉइंट मान लेते हैं, क्या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता सकते हो आप मुझे? हाँ, हमें इस पॉइंट के, यानी सिंपल चीज़ है, लाइन को जिस रेशियो में डिवाइड करना है उस रेशियो में डिवाइड हो गई, बहुत अच्छी बात है, डिवाइड कर दी आपने इसको, लेकिन डिवाइड करने पे जिस पॉइंट पे ये हो रहा है ये वाला काम, ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने का यूज़ ही क्या है, सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ करेंगे इसके लिए। ठीक है, तो सिंपल से कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि लाइन को डिवाइड तो आप आराम से कर सकते हो, स्केल से मेजर करके कर दोगे रेशियो के अंदर। ठीक है, लेकिन डिवाइड होने पर जिस पॉइंट पर डिवाइड हो रहा है, ये पॉइंट P ही तो डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब आप बोल सकते हो कि सर AP जो है, AP PB, ये AP PB ये है 3:2, लेकिन इस P के कोऑर्डिनेट बताओ यहाँ पे मुझे। ठीक है, मान लेते हैं ये A है, ये B है, इस केस में AP PB है 1:2, बहुत अच्छी बात है, बट इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो बताओ। समझ गए? तो इस P पॉइंट के, यानी जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, जो पॉइंट इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, वो किसी भी रेशियो में कर सकता है, वो 1:1 में कर सकता है, 2:3 में कर सकता है, 1:4 में कर सकता है, 3:5 में कर सकता है। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने का किसका यूज़ करके फाइंड करेंगे हम? सेक्शन फॉर्मूले का। यानी सेक्शन मतलब आप इस लाइन को 2 सेक्शन में डिवाइड कर रहे हो। अभी हमने 2 सेक्शन डिवाइड किए, थोड़ी देर में इसको 3 सेक्शन में डिवाइड करेंगे, हम इसको 4 सेक्शन में भी डिवाइड करेंगे। तो सेक्शन मतलब टुकड़े,
आप इसको 2 सेक्शन में डिवाइड किए हैं, तो सेक्शन में डिवाइड करने पे जिस पॉइंट पे डिवाइड हो रहा है उस पॉइंट का डिवाइड करने पे जो उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए ही हम सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। समझ में आ गया कंसेप्ट क्या है। अब बात आ जाती है कि कोऑर्डिनेट फाइंड करते कैसे हैं। तो सपोज करो हमारे पास एक लाइन ए बी है जिसके कोऑर्डिनेट हैं ए पॉइंट के x1 y1 और बी के हैं x2 y2, और मान लेते हैं कि इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x, y। ठीक है, तो क्या होगा कि लेट वी हैव अ लाइन ए बी, वी हैव अ लाइन ए बी। वो ए बी लाइन कहाँ से आई? जॉइनिंग पॉइंट्स ए पॉइंट जो कि x1, y1 है, एंड पॉइंट एंड बी, और बी के कोऑर्डिनेट क्या है? x2, y2। लेट वी हैव अ लाइन ए बी, एक ए बी लाइन है जो कि ए और बी को ज्वाइन कर रही है, जिनके कोऑर्डिनेट लिखती है। ठीक है, लेट पॉइंट P, लेट पॉइंट P ये है x, y। मान लेते कि पॉइंट P है, डिवाइड्स, भाई किसी भी रेशो में डिवाइड कर सकता है, 3:2, 1:2, 5:7, किसी भी रेशो में, और उसको हमने मान लिया कि वो m1:m2 है। क्या है वो? m1:m2। यहाँ पे m इसकी वैल्यू 2 हो सकती है, 2:3, तो m1 की वैल्यू 2 हो गई, m2 की वैल्यू 3 हो गई। ये 1:3 भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी रेशो। तो मान लेते हैं कि लेट पॉइंट P डिवाइड्स ए बी इन m1:m2। मान लेते हैं कि m1:m2 में डिवाइड कर जनरल फॉर्म ले लिया, तो P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इसको एक बार नोट कर लो फटाफट से, इसको फटाफट नोट करो पॉज करके। तो इससे हमें P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो अब ध्यान से समझना, बिल्कुल बच्चों वाला फॉर्मूला है, याद भी अभी हो जाएगा। कैसे? जब मुझे P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो फिर P में मुझे x की वैल्यू भी फाइंड करनी है और मुझे y की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो पहले मैं x की वैल्यू फाइंड करता हूँ। x क्या होगा? अब हाथों पे ध्यान देना कैसे जा रहे हैं। x है तो सिर्फ x वाले कोऑर्डिनेट से मतलब है, पहली बात तो ये है। x है तो सिर्फ x वाले कोऑर्डिनेट से मतलब है, और हाथ चलेंगे क्रॉस में। हाथ कैसे चलेंगे? क्रॉस में। ठीक है, इसका मतलब ये m1 तो मल्टीप्लाई होगा x2 से, क्रॉस में जा रहा है ना, m1 × x2 प्लस m2 × x1। हाथ ऐसे चलेंगे क्रॉस में, तो m1 × x2। और जब कभी हम क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे तो कभी भी फॉर्मूले पे ध्यान नहीं देंगे, हमारा ध्यान ऐसे चलेगा क्रॉस में, हाथ क्रॉस में चला के ही चलाऊंगा मैं। ठीक है, तो m1 × x2 प्लस m2 × x1, हाथों क्रॉस में लेके आना है, m2 × x1, और डिवाइड में इन दोनों रेशो का सम, डिवाइड में इन दोनों रेशो का सम। मैं ये भी बता दूंगा अभी कि इन दोनों रेशो का सम डिवाइड में क्यों आता है। ठीक है, आप एक बार इसको नोट करना। क्या करना है? x की वैल्यू क्या होगी? m1 x2 प्लस m2 x1। माइंड में दो चीज़ें रखनी है। एक चीज़ तो ये रखनी है कि भाई अगर मुझे x वैल्यू फाइंड करनी है, सिर्फ x वाले काम आएंगे। क्या काम आएंगे? सिर्फ x वाले काम आएंगे। दूसरी चीज़ ध्यान रखनी है कि हाथ जाएगा क्रॉस में। ठीक है, तब आपको y भी पता लग गया होगा। y क्या हो जाएगा? अपने मन में आंसर दो, y की वैल्यू क्या हो सकती है। इसी तरीके से पहला पॉइंट y कोऑर्डिनेट काम आएंगे, दूसरा पॉइंट हाथ जाएंगे क्रॉस में, तो आप लिखोगे m1 × y2, m1 × y2 प्लस m2 × y1 प्लस m2 × y1, और डिवाइड में इन दोनों रेशो का सम। तो ये हो गए हमारी x और y की वैल्यू, जिसको हम p के कोऑर्डिनेट फाइंड हो जाएंगे। एक बार इसको नोट करो फटाफट से। क्या कंसेप्ट निकल के आया? x है तो x वाले काम आएंगे और हाथ जाएंगे क्रॉस में, और डिवाइड में रेशो का सम होता है। ठीक है, y है तो y वाले काम आएंगे, हाथ जाएंगे क्रॉस में। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ रेशो का सम क्यों होता है। ठीक है, जिससे कि रटना ना पड़े कुछ भी। इसको नोट कर लो बेटा एक बार फटाफट से पॉज करके। ज़रा याद करो एक बच्चों वाला क्वेश्चन जो हम बचपन में करते थे। कौन सा क्वेश्चन? कि क्वेश्चन डाल लो एक बार फटाफट से कि ₹30 को, ₹30 है, ठीक है, इसको डिवाइड करो, डिवाइड बिटवीन राम एंड श्याम इन 1:2। तो हम क्या लिखते थे इसको कि राम है, ये श्याम है, ये 1:2 है, और यहाँ लिखते थे रेशो का सम जो कि हो गया 1 + 2 3। फिर हम क्या करते थे? राम को मिला 1 पार्ट। कब 1 पार्ट मिला? जब टोटल मिला के कितने पार्ट हैं? 2 + 3। यानी अगर टोटल 3 रुपीज़ है, राम को 1 मिलता है, तो राम की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप करते हैं राम को मिला 1 पार्ट आउट ऑफ 3।
टोटल में से, यानी हमने रेशियो का सम किया नहीं किया यहाँ पे 1+2, ठीक है। तो आउट ऑफ 3 तो 30 में से कितना मिलेगा, 3 10 जा 30, आप लोगों 10 रुपीज़। और शाम का पार्ट हो जाता था 2 मिलेगा इसको आउट ऑफ रेशियो का सम 3 में से, और मल्टीप्लाई बाई 300, तो ये हो जाएगा 100, यानी कि 30 है, हाँ जी, ये 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 20, ठीक है। तो इस तरीके से हम ध्यान रखते हैं कि रेशियो का सम की रिक्वायरमेंट होती है अगर आपको कभी रेशियो को डिवाइड करना हो तो, हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ तक का समझ में आ गया आपको। तो सिंपल चीज़ यही है कि रेशियो का सम डिनोमिनेटर में आता है कभी भी रेशियो में डिवाइड करना हो तो, ठीक है। अब देखो फॉर्मूले को लगाना कैसे, हम फॉर्मूले को लिखेंगे लेकिन फॉर्मूले को देख देख के वैल्यू नहीं रखेंगे, ये बताता हूँ मैं आपको। फिर दोबारा बोल रहा हूँ, हम फॉर्मूले को लिखेंगे ज़रूर क्योंकि लिखना ज़रूरी है फॉर्मूला, लेकिन फॉर्मूले को देख देख के वैल्यू नहीं रखेंगे, बहुत आराम से रखी जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, यानी 4,-3 एंड 8,5 इन रेशियो 3:1। इंटरनली का मतलब ये है कि लाइन को अंदर डिवाइड कर रहे हो, इस लाइन को इंटरनली कहीं डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। एक्सटर्नली भी होता है लेकिन अपने काम का नहीं है वो, हाँ जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्या बोला, एक लाइन है आपके पास में, डायग्राम हर क्वेश्चन में बनाना है, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। पॉइंट है, मान लेते हैं कि A पॉइंट है और उसके कोऑर्डिनेट हो गए 4,-3, और मान लेते हैं कि B पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 8,5, क्लियर। और मान लेते हैं कि एक पॉइंट P है। बेटा एक चीज़ ज़रूर ध्यान रख लेना, आपका डायग्राम थोड़ा सा रियलिस्टिक लगना चाहिए, यानी कि अगर आपको P पॉइंट लेना है, मान लो जो 3:1 में डिवाइड कर रहा है, तो भाई उसको यहाँ मत ले लेना। आप खुद सोचो, दोनों पार्ट इक्वल लग रहे हैं और हमें डिवाइड कैसे करना है, 3:1, यानी ये फर्स्ट वाला पार्ट 3 है और सेकंड वाला पार्ट 1 है, तो दिखना भी चाहिए थोड़ा बहुत। तो मैं नहीं कह रहा कि स्केल का यूज करके बनाना है, बट एटलीस्ट दिखना चाहिए कि हाँ यहाँ कहीं रखा P पॉइंट मान लेते हैं, तो देखने पे लग भी रहा है कि हाँ यार ये 3 पार्ट होगा, ये 1 पार्ट होगा। समझ रहे हो इस चीज़ को, ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो हमने मान लिया, एक बार इसको लिख लेते हैं x, y। तो आप क्या मानोगे कि लेट पॉइंट P जो कि है x, y डिवाइड्स लाइन AB इन, ठीक है। आपने A यहाँ और B यहाँ लिखा हुआ है तो दोबारा A और B की मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इन 3:1। मान लेते हैं कि P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, वो इस लाइन को 3:1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ये आपने लिख दिया यहाँ तक। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, फॉर्मूला ज़रूर लिखेंगे जो कि होता है m1x2 प्लस m2x1, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। फॉर्मूला लिखा है लेकिन फॉर्मूला में देख देख के वैल्यू नहीं रखनी है। फिर बता रहा हूँ, फॉर्मूला में देख देख के रखोगे ना फालतू का टाइम लगेगा। हमें करना क्या होता है आपको पता है, क्रॉस में हाथ चलना चाहिए। अगर x की बात चल रहा हूँ तो सिर्फ x पे फोकस होना चाहिए। क्रॉस में जाएगा तो 3 × 8 होगा, 3 × 8, प्लस का साइन लगेगा, 1 × 4 होगा, और बाद में इन दोनों का सम 3 + 1 4, ठीक है। तो ये हो गया 8 3 जा 24 प्लस 4 अपॉन 4, तो 28 अपॉन 4, और ये वैल्यू आ गई आपकी 7, ठीक है। ऐसे ही y की वैल्यू रखोगे तो फॉर्मूला तो ज़रूर लिखोगे भाई, m1y2 प्लस m2y1, ठीक है। तो m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। लेकिन फॉर्मूले को देख के वैल्यू नहीं रखेंगे, हमारा तो हाथ क्रॉस में चलना चाहिए। 3 × this 5, अब इस पर फोकस होना चाहिए y वाले कोऑर्डिनेट पे। तो 3 × 5 प्लस का साइन आता है, ध्यान रखना। फिर 1 × -3, 1 × -3, ठीक है, और अपॉन में 3 + 1 4। अब देखो 3 5 जा 15 और माइनस का 3, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, अपॉन 4, ये हो गया 12 अपॉन 4 = 3। इसके मतलब ये हो गया अपना। तो P के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, तो P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो निकल के आ जाएंगे आपके 7,3, 7,3, और ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कोऑर्डिनेट ऑफ P 7,3 यहाँ से आपका आराम से निकल गया। इसको नोट कर लो, एक बार पॉज करके नोट कर लो बेटा। हाँ जी, तो आप मेंशन कर लिख भी सकते हो कि P 7,3 इज़ रिक्वायर्ड पॉइंट, ऐसे भी लिख सकते हो, P 7,3 इज़ रिक्वायर्ड पॉइंट, क्योंकि हमने P माना था ना, उसको बता देंगे हम, ठीक है।
अब आते सेकंड क्वेश्चन में। देखो सेकंड क्वेश्चन में कंसेप्ट तो सेम लगेगा और साथ में आपकी एक एक्स्ट्रा नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। एक्स्ट्रा नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, वो क्या है उसको देख लेते हैं एक बार। हाँ जी, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। भाई रेशियो तो दिया ही नहीं इसने। हाँ, इसमें देखो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था, पॉइंट गिवन थे, x1 y1 x2 y2 गिवन था और साथ में m1 रेशियो m2 यानी कि रेशियो भी गिवन था। लेकिन इसमें रेशियो गिवन नहीं है, सिर्फ इसमें पॉइंट गिवन है। चलो बनाते हैं लाइन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो लाइन बनाते हैं। एक लाइन बनाई ए बी, ए एंड बी। ए के कोऑर्डिनेट है -2,8 और बी के कोऑर्डिनेट है -6,-4। उसके बाद भाई किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो तो बता दो। तो फाइंड द मिड पॉइंट बोल दिया ना भाई। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, जो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड। मिड पॉइंट ये है, इसको मुझे मिड पॉइंट यानी कि बिल्कुल बीच से तोड़ना है, ये कहीं पे आ जाएगा। तो ये पोर्शन और ये पोर्शन सेम रहने वाला है, यानी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। यानी कि क्या हो सकता है, देखो पहले समझ लो इसका मीनिंग कि मिड पॉइंट मान लेते हैं कि यहाँ कहीं होगा। तो पी पॉइंट मान लिया मिड पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। भाई एक बात बताओ, ये ऐसे भी हो सकता है कि ये 2 सेंटीमीटर हो, ये भी 2 सेंटीमीटर हो, इक्वल पार्ट में डिवाइड। हो सकता है कि ये 3 सेंटीमीटर हो, ये भी 3 सेंटीमीटर हो। लेकिन जब रेशियो निकालोगे 2/2 का तो 1:1 आएगा। 3/3 का रेशियो निकालोगे तो 1:1 आएगा, ठीक है। तो याद रखना मिड पॉइंट जो होता है वो 1:1 में डिवाइड करता है। टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है जिनका रेशियो क्या आता है, 1:1। इसको नोट कर लो साइड में कहीं पे, ठीक है। तो मिड पॉइंट हमेशा क्या करता है, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। नोट करके लिख लेते हैं एक बार इस चीज़ को कि मिड पॉइंट्स या मिड पॉइंट डिवाइड्स अ लाइन इन टू इक्वल पार्ट्स। मिड पॉइंट डिवाइड्स अ लाइन इन टू इक्वल पार्ट्स। टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, इसका मतलब आप सिंपली लिख सकते हो 1:1, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आप लिख देना, क्वेश्चन जब करो जब उसमें भी ये स्टेटमेंट लिख देना और फिर बाद में लिख देना कि लेट पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट x, y डिवाइड्स लाइन AB, ठीक है। पॉइंट P डिवाइड्स लाइन AB इन 1:1, क्योंकि हम बता चुके हैं उसको पहले ही, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आप अगर लिख रहे हो कि मिड पॉइंट डिवाइड लाइन इन टू इक्वल पार्ट्स इम्प्लाइज 1:1, या लिख भी सकते हो कि M1:M2 होगा 1:1। M1:M2 क्या होगा, 1:1। तो हमने सीधा लिख दिया लेट पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन AB इन 1:1। इसको बोलते हैं मिड पॉइंट। अभी तो मिड पॉइंट आया बेटा, अभी ट्राई सेक्शन आएगा और 4 सेक्शन आएंगे, ठीक है। बहुत इजीली हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी, मैं हूँ बताने के लिए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है कि मिड पॉइंट टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। टू इक्वल पार्ट का मतलब हो गया अगर ये 2 सेंटीमीटर तो ये 2 सेंटीमीटर, कट के तो 1:1 ही आना है। ये 5 सेंटीमीटर तो ये 5 सेंटीमीटर, कट के 1:1 ही आना है। तो ये तरीके से लिख देंगे अपन इसको, ठीक है। पॉज करके एक बार इसको नोट कर लो। अब मुझे क्या करना है, इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, निकाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता ही है x की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला लिखेंगे भाई। x हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। और y की वैल्यू क्या होती है, m1, चाहो तो बाजू में भी लिख सकते हो इस चीज़ को। y होता है m1 y2, क्रॉस में चल रहे हैं, प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी, फॉर्मूला मत देखो, क्रॉस में हाथ चलाओ। 1 मल्टीप्लाई दिस -6, सिर्फ x वाले फोकस करना है जब x की बात करनी है। 1 मल्टीप्लाई -6 मतलब -6, डायरेक्ट लिख सकते हैं, प्लस का साइन आएगा। 1 मल्टीप्लाई -2 जो कि होता है -2। 1 मल्टीप्लाई -6 प्लस का साइन होता है फॉर्मूले में, और 1 मल्टीप्लाई -2 को -2 लिख दिया डायरेक्ट, और डिवाइड बाई इन दोनों का सम 1 + 1 तो हो जाएगा -6 और -2 अपॉन 2, -6 और -2 अपॉन 2 जो कि हो गया -8 अपॉन 2 इक्वल टू -4, ठीक है। y की बात करें, 1 मल्टीप्लाई -4, 1 मल्टीप्लाई -4 क्रॉस में हाथ जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया -4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 1 + 1 2,
ठीक है। 8 - 4 4 होता है, 4/2 बात करें तो 2 हो गया। इसका मतलब P जो पॉइंट होगा वो होगा -4,2 इज़ रिक्वायर्ड पॉइंट। यही वो पॉइंट है जो इसको मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट है या 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इसको एक बार नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ फिर। हाँ जी बेटा, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ, थोड़ा सा अलग टाइप का है यही सेक्शन फॉर्मूला, लेकिन इसका अलग टाइप है। अब बताता हूँ टाइप अलग क्या है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, डायग्राम बना लेता हूँ, फिर डिफरेंस बताऊँगा दोनों में। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट A एंड B। तो अपने पास क्या दिया हुआ है, एक लाइन सेगमेंट गिवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। A है यहाँ पे -6,10 और B पॉइंट दिया हुआ है आपको 3,-8। ठीक है। व्हाट रेशियो डज पॉइंट, कौन सा पॉइंट, एक पॉइंट है आपके पास में, मान लेते हैं P है, जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है -4,6। तो देखो क्वेश्चन पढ़ना, ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो मैंने मान लिया कि M1 रेशियो M2 में डिवाइड करेगा। अब मैं पूरा डिटेल में आपको बताता हूँ अच्छे से कि एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है और ये पुराने वाले क्वेश्चन से कैसे डिफ्रेंशिएट कर रहा है। याद करो अभी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन किया है, हमें क्या क्या गिवन होता है। तो डायग्राम पे फोकस करना बेटा। हमें ये पॉइंट गिवन था, हमें ये पॉइंट गिवन था, हमें रेशियो गिवन थे और ये पॉइंट फाइंड किया था। याद आ रहा है? ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये गिवन था, ये गिवन था और ये रेशियो भी गिवन थे और हमें पॉइंट फाइंड करना था। समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन में क्या हो गया उल्टा कि आपको ये पॉइंट गिवन है लाइन के एंड पॉइंट, ये पॉइंट गिवन है जो डिवाइड करता है, वो पॉइंट गिवन है कोऑर्डिनेट, और हमसे रेशियो फाइंड करवाना है। समझ रहे हो? यानी वही वाली बात हो जाती है कि अगर आपके पास पता है कि डिस्टेंस बराबर होता है आपका स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम, ठीक है, तो सीधी सी बात है आपको डिस्टेंस दे सकता है, स्पीड दे के टाइम पूछ लेगा। आपको टाइम दे दिया, स्पीड दे के डिस्टेंस पूछ लेता है, या डिस्टेंस और टाइम दे के स्पीड पूछ लेता है। उसकी मन मर्जी कुछ भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन हो गया कि आपके पास टोटल मिला के 4 थिंग्स है। क्या क्या 4 थिंग्स है कि मुझे दोनों एंड पॉइंट पता होने चाहिए, मुझे वो पॉइंट पता होना चाहिए, और मुझे रेशियो। टोटल मिला के 1, 2, 3 और 4। इन 4 में से कोई भी 3 आपको गिवन होंगे, 4th आपसे पूछ लेगा वो। समझ रहे क्वेश्चन? अब क्वेश्चन को रीड करता हूँ, अब आपको समझ में आ गया होगा। इन वाट रेशियो, किस रेशियो में, लेट इन M1 रेशियो M2 में डिवाइड कर रहा है। कौन? पॉइंट -4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है जो कि जॉइन किस किस को कर रहा है, पॉइंट A और पॉइंट B को। आपको रेशियो फाइंड करना है। समझ गए क्वेश्चन का मीनिंग? यानी टोटल मिला के 1, 2, 3 और 4 थिंग्स में से इसको कंबाइन मानना भाई, इसको M1 और M2 मत मानना, इसको एक कंबाइन मानना। ठीक है। तो 1, 2, 3 और 4, इन 4 में से 3 गिवन होंगे, 4th आपसे पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है। इसका मतलब आपके मन में आ रहा होगा सर क्या A की ऐसा हो सकता है कि ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे और A की वैल्यू पूछे? बिल्कुल पूछ सकता है। ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, B की वैल्यू पूछे? बिल्कुल पूछ सकता है। 4 थिंग्स में से कोई भी 3 गिवन होंगी और 4th हम आराम से निकाल लेंगे। उस टाइप के क्वेश्चन भी हम करेंगे। ठीक है। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन को करने के ऊपर। तो स्टार्टिंग कैसे होगी आपको कि लेट पॉइंट P -4,6 डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB। देखो बेटा, कभी कभी मैं लाइन सेगमेंट को लाइन लिख देता हूँ, एक ही बात है। ठीक है। क्योंकि हम इन जनरल लाइन बोल लेते हैं, लेकिन समझ लो कि लाइन सेगमेंट है। क्यों? लाइन तो होती है इनफाइनाइट वाली, तो इसको माइंड में लेके मत बैठ जाना कि सर लाइन तो इनफाइनाइट होती है, आपने छोटा लेके आप लाइन वर्ड यूज़ कैसे कर रहे हो। वो शॉर्टली लिख देता हूँ मैं लाइन उसको। ठीक है। तो मान लेते हैं कि पॉइंट P है, वो लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड्स AB इन M1 रेशियो M2। मान लेते हैं कि M1 रेशियो M2 में डिवाइड कर रहा है। अगर डिवाइड कर रहा है तो हमें पता है कि जब P x, y होता है तो यहाँ x की वैल्यू क्या होती है, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है। और y की वैल्यू क्या होती है, वो भी आपको पता है, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। तो यहाँ पे आप बता सकते हो x की वैल्यू क्या गिवन है, आप खुद बताओ। यहाँ पे x जो होता है वो होता है M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। ये होता है कि नहीं होता है? P का जो x कोऑर्डिनेट होता है, अगर हम इसको कंपेयर करें x, y से P के कोऑर्डिनेट को, ठीक है, तो x की वैल्यू यही होती थी अभी तक। ठीक है। अब ये आप मुझे बताओ,
अब तक तो ये होता था कि आपको रेशियो गिवन होते थे, आप यहाँ रख देते तो x निकल जाता था। इस बार आपको x गिवन है, x2 गिवन है, x1 गिवन है और m1 m2 नहीं पता, तो कोई बात नहीं, आप तो वैल्यू रखो, आपका काम तो इसी फॉर्मूले में वैल्यू रखने का है। अब देखो ध्यान दो, x की वैल्यू क्या है, कंपेयर करें तो -4, यही तो होता है p का कोऑर्डिनेट, तो -4 इज इक्वल टू m1 x2 m1 मल्टीप्लाई 3, m1 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 3m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई -6, m2 मल्टीप्लाई -6, हाथ ऐसे चलेगा, ये जो x कोऑर्डिनेट होता था वो x की वैल्यू होती थी m1 x2 प्लस m2 x1, वो ही रखना है। बस इस बार हमें m1 m2 नहीं पता, तो m1 m2 की जगह m1 m2 आएंगे और x की जगह पे -4 आ चुका है और y की जगह पे 6 रख देंगे, ठीक है। तो m1 मल्टीप्लाई 3 3m1 प्लस का साइन, m2 मल्टीप्लाई -6 ये होता है 6 m2, ठीक है। m2 मल्टीप्लाई -6 m2 हो जाएगा और डिवाइड में हो जाएगा m1 प्लस m2। कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक इक्वेशन बनेगी m1 m2 में। तो जब -4 के साथ में ये मल्टीप्लाई होगा पूरा जाके, तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको नज़ारा कि -4 मल्टीप्लाई m1 प्लस m2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 3m1 माइनस 6m2, ठीक है। आप एक बार इसको नोट कर लो, फिर आगे बताता हूँ मैं। ये नोट कर लो, इरेज करना है मुझे, डायग्राम तो होना चाहिए अपने पास में, ठीक है। बेटा पॉज करके नोट करो फटाफट से। हाँ जी, अब ज़रा बात करते हैं इसकी, ब्रैकेट ओपन करो, तो -4m1 -4m2, ब्रैकेट ओपन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। नेगेटिव साइन इससे मल्टीप्लाई हुआ नेगेटिव, और नेगेटिव इससे मल्टीप्लाई तो भी नेगेटिव बना देगा, और इज इक्वल टू है आपका 3m1 माइनस 6m2, 3m1 माइनस 6m2। m1 वालों को एक तरफ लाओ, m2 वालों को एक तरफ कर लो, तो इधर का माइनस का 4m1, और जब ये जो प्लस का 3m1 इधर आएगा तो ये भी माइनस का 3m1 बन जाएगा, और उधर माइनस का 6m2 ऑलरेडी है, और -4 जब उधर जाएगा तो प्लस का 4m2 बन जाएगा। -4 और -3 माइनस का 7m1 इक्वल टू -6 प्लस 4 यानी कि माइनस का 2m2, ठीक है, ये निकला। और मुझे चाहिए m1 रेशो m2, आपकी रिक्वायरमेंट है m1 रेशो m2, तो क्या इसको मैं m1 अपॉन m2 नहीं लिख सकता? बात तो वही है, रेशो का मतलब तो ये होता है m1 अपॉन m2। तो यहाँ से m1 के अपॉन में m2 कैसे आएगा? तो क्रॉस में जब चलते हैं तो m2 को इधर लेके आ जाओ। तो आपने क्या किया, m1 और m2 जब मल्टीप्लाई में बैठा हुआ है तो डिवाइड में आएगा, इक्वल टू -2 अपनी जगह पे है, और माइनस का 7 इसके मल्टीप्लाई में तो उधर चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, और माइनस से माइनस कट गया। इसका मतलब आपका m1 अपॉन m2 की वैल्यू निकल के आ गई 2/7। m1 अपॉन m2 क्या निकला आपका 2/7। तो आप सिंपली बोल सकते हो कि m1 रेशो m2 जो है वो 2:7 है, यानी कि ये जो पॉइंट है P, ये इस लाइन को 2:7 में डिवाइड करेगा। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब क्वेश्चन वैसे कंप्लीट हो गया है, अगर आपको पेपर में करके आना है क्वेश्चन तो कंप्लीट हो चुका, यहाँ से आंसर हो गया। लेकिन अभी आपको मुझे 2 चीज़ें और बतानी है। क्या बतानी है? आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा हो किसी के मन में, सर ये 6 वाला यूज़ तो हमने किया ही नहीं, हमने सिर्फ -4 का यूज़ करके किया और हमारा आंसर आ गया, तो क्या 6 वाले का यूज़ करेंगे आंसर डिफरेंट नहीं आ सकता? पहली बात तो ये है कि बिल्कुल डिफरेंट नहीं आएगा, फिर भी मैं 6 वाले का यूज़ करके आंसर निकालना बताऊंगा। लेकिन पेपर में आपको किसी भी एक से क्या तो -4 पकड़ के निकाल दो या 6 पकड़ के निकाल दो, जिससे आपको जिसकी वैल्यू गिवन हो ना उसकी वैल्यू यूज़ करके निकाल सकते हैं, और एक सफिशियंट है। यानी आपका आंसर एक तरह देखा जाए तो कंप्लीट हो चुका है, आपको 6 करके दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, समझ रहे हो? लेकिन फिर भी हम करेंगे क्योंकि हम पहली बार कर रहे हैं वाली चीज़, तो हम 6 से भी करेंगे। और इसके बाद एक मेथड और बताऊंगा जो कि m1 रेशो m2 ना होकर k:1 होता है, ठीक है, वो भी बताने वाला हूँ मैं। इसको नोट करो बेटा एक बार पॉज करके, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे क्या सेक्शन फॉर्मूला होता है, किस किस टाइप क्वेश्चन होता है। जो कि k:1 वाली चीज़ है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम मोस्टली इसके बाद में ये मान के चलना कि ये लास्ट ही क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हम m1 रेशो m2 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम m1 रेशो m2 यूज़ ना करके हम k:1 यूज़ करेंगे, वो मैं बता दूंगा, ठीक है। अब मुझे बताओ y की वैल्यू क्या होती? तो आप लिखते सर m1 y2, ठीक है, प्लस m2 y1, और अपॉन में m1 प्लस m2 होता। देखो जिस इसकी वैल्यू पता है, मुझे y की वैल्यू पता है, क्या है y की वैल्यू? 6 रख दो, इक्वल टू
m1 मल्टीप्लाई -8 क्रॉस में जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 8m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई 10, m2 मल्टीप्लाई 10 यानी प्लस का 10m2 और डिवाइड में m1 प्लस m2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 6 से जब मल्टीप्लाई होगी ये वाली चीज़ तो 6m1 से डायरेक्ट कर दूँ, 6m1 से भी मल्टीप्लाई होगा और 6m2 से भी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ब्रैकेट में है। तो आप इसको लिखोगे 6m1 प्लस 6m2 इक्वल टू माइनस का 8m1 प्लस का 10m2। m1 वालों को एक तरफ ला, m2 वालों को एक तरफ रखो तो ये हो जाएगा 6m1 और माइनस का 8m1 जब इधर आएगा तो प्लस का 8m1 बन जाएगा और उधर ऑलरेडी 10m2 है और जब प्लस 6m2 उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 6m2 बन जाएगा। ये हो गया 6 + 8 14m1 इज इक्वल टू 10 - 6 4m2। और यहाँ से मैं जब निकालूंगा ये वाली चीज़ को नोट कर लेना बेटा एक बार, यहाँ से जब मैं m1 अपॉन m2 लेके आऊँगा तो m1 के अपोन में आएगा m2 क्योंकि m2 मल्टीप्लाई में बैठा हुआ है। ठीक है, ये कुछ ऐसे, इसको ऐसे समझो, ये है 14 मल्टीप्लाई m1 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई m2। तो मल्टीप्लाई वाला नीचे आ जाता है। ठीक है, आपको पता है वाली चीज़, उधर 4 बैठा हुआ है, 14 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाएगा, 4/14 2 2 जा और 2 7 जा। तो यहाँ से भी आपका m1 रेशो m2 की वैल्यू 2:7 निकल के आ गई। बात तो एक ही है, बात तो एक ही है ना। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा एक अकेली चीज़ भी सफिशिएंट है इसके अंदर, लेकिन हमें आना चाहिए दोनों से। क्यों आना चाहिए? जैसे जैसे अलग अलग क्वेश्चन आएंगे आपको समझ में आ जाए, कभी हम ये वाला यूज़ करेंगे, कभी हम ये वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यूज़ दोनों का आना चाहिए। इसको नोट कर लो पॉज करके। और जो k/1 है उसको इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब उसको डिस्कस करूँगा पूरा मैं। तो आज के लेक्चर के अंदर आपका क्वेश्चन तो 3 हो रहे हैं, बट 3 क्वेश्चन में आपका ये जो एक्सरसाइज 7.2 का मोस्टली कंसेप्ट कवर हो जाएगा। ठीक है बेटा, मैं फिर बोल रहा हूँ, एक्सरसाइज 7.1 मैंने अभी नहीं कराई है, मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा रहा हूँ। मैं चैप्टर बाय चैप्टर भी वापस लौट के आऊँगा, जिसमें हर चैप्टर का एक एक क्वेश्चन बताया जाएगा आपको। ठीक है, अब सुनो क्या कंसेप्ट है। कंसेप्ट में हेडिंग ही डाल लेना k/1, क्योंकि हम ये यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, क्या कंसेप्ट है वो समझो, पहले कंसेप्ट पे आते हैं। ठीक है, वो कंसेप्ट है कि मान लो कि कोई एक लाइन है A B, वही चीज़ है, कुछ नया नहीं है, फॉर्मूला वही लगेगा, मेथड वही लगेगा, बस जो m1/m2 है k/1 लिखना है। क्यों लिखना है वही बता देंगे। तो ये हो गया आपका x1, y1, x2, y2। मान लेते हैं कि एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x, y। भाई बात बताओ, P पॉइंट इसको किसी भी रेशो में डिवाइड कर सकता है। P इसको 1/2 में कर सकता है, 2/5 में कर सकता है, 5/7 में कर सकता है। तो क्या k/1 में नहीं कर सकता है? एक अननोन वेरिएबल डाल दिया हमने यहाँ पे k, यानी कि सिंपल चीज़ है, m1/m2 हटा दो। आप तो ये सोचो कि ये जो वैल्यू होती थी, ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, और इन कुछ भी वैल्यू की एक जगह क्या k/1 नहीं हो सकता? इसका मतलब आप खुद सोचो, एक अननोन चीज़ आ रही है। अब तक हमें दोनों वैल्यू पता होती थी, लेकिन अब क्या आ रही है आपकी, एक अननोन आ रही है। ठीक है, और ये मत सोचना कि एक अननोन है ये प्रॉब्लम बढ़ाएगी, क्योंकि सर देखो यहाँ तो दोनों वैल्यू गिवन है। तो जहाँ वैल्यू गिवन होती है वो तो अच्छी बात होती है, लेकिन यहाँ से सिर्फ एक ही वैल्यू गिवन है 1, दूसरी वाली वैल्यू तो इसके अंदर अननोन है। ठीक है, तो अननोन तो प्रॉब्लम बढ़ाएगी बेटा, अननोन प्रॉब्लम बढ़ाने नहीं आ रही यहाँ पे। यहाँ पे आपकी जो अननोन वैल्यू है कि ये आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने आ रही है। यानी आप ये समझ सकते हो, देखो ध्यान से समझना इस चीज़ को, कि जो आप लिखते थे कि m1/m2, ठीक है, तो क्या मैं m2 से डिवाइड नहीं कर सकता दोनों साइड में? एक बार समझना, मैं दोनों को m2 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो जब मैं दोनों साइड को m2 से डिवाइड करूँगा, ठीक है, तो ये कट के 1 हो जाएगा, और इस m1/m2 को मान लिया k, और यहाँ हो गया 1। तो k कुछ नहीं है, m1/m2 की वैल्यू है। k क्या है? m1/m2 की वैल्यू k है। ये बात समझ में आ रही है? तो k इज़ नथिंग बट m1/m2 ही है। अब आप सोचो कि m1/m2, अब तक हम क्या कर रहे थे, हमने एक इक्वेशन बनाई जिसमें m1 आया, m2 आया, m1 के अपोन में m2 लेके आए। ठीक है, अब इसमें सोचो कि m1/m2 लाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, डायरेक्ट जो k आएगा वो किसके इक्वल होगा? m1/m2 के इक्वल होगा। ठीक है, कुछ समझ में आ गया होगा, बाकी नहीं आया होगा क्वेश्चन फिर क्या कहें हमका। हाँ, जब सब कुछ अगर हम यही समझ लेंगे तो क्वेश्चन में क्या समझेंगे। ठीक है, बस समझ लो इस चीज़ को कि हम एक वेरिएबल, यानी 2 वेरिएबल m1 और m2, 2 वेरिएबल की जगह पे हम एक सिंगल वेरिएबल यूज करने वाले हैं। ठीक है, और जब सिंगल वेरिएबल होता है तो उसकी वैल्यू भी सिंगल इक्वेशन से फाइंड होती है। आप सोचो, अभी हमने एक इक्वेशन बनाई थी x = रख के,
वहाँ से क्या आपकी जो इक्वेशन बनी थी वो m1 और m2 के रेशियो निकल के आया था। क्या उस इक्वेशन से आप m1 की सेपरेट वैल्यू और m2 की सेपरेट वैल्यू निकाल सकते थे? पॉसिबल ही नहीं है। वन इक्वेशन टू वेरिएबल, नॉट पॉसिबल टू फाइंड द वैल्यू, राइट। लेकिन यहाँ पे जब हमारे पास एक सिंगल वेरिएबल रहेगा जिसकी वैल्यू m1 अपॉन m2 है, तो उसकी वैल्यू निकालना पॉसिबल होगा। तो k की डायरेक्ट वैल्यू निकलेंगी अब से, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, रिलैक्स होकर समझो। अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं है, बस मैं तो थोड़ा सा ना बहुत बढ़ा चढ़ा के बता रहा हूँ, ये मान लो, ठीक है। अपना काम सिंपल सा है कि जो P पॉइंट है वो 2:3, 5:7, 9:8 किसी भी रेशियो में डिवाइड कर सकता था। अब मान लिया कि वो k:1 में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो आप लिखोगे लेट पॉइंट P x, y डिवाइड्स AB इन k:1। तो ये हो गया k और ये हो गया 1, ठीक है। बस हम तो जैसे करते थे वैसे के वैसे करते आएंगे। अब आप मुझे बता दो x की वैल्यू क्या होगी। x की वैल्यू होती थी, ऐसे क्रॉस में चलते थे तो वही क्रॉस में चलो, तो k × x2। रटना नहीं है, ये कोई अलग फॉर्मूला नहीं है बेटा, फिर बता रहा हूँ, ये कोई अलग फॉर्मूला नहीं है। आपका फॉर्मूला तो वही है क्या कि कोई फॉर्मूला ही नहीं है। हमें तो क्या करना होता है, x के लिए x को यूज़ करते हैं, y के लिए y को यूज़ करते हैं, और हाथ कहाँ चलते हैं, क्रॉस में चलते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। हम तो यहाँ अगर 2 होता या 1 होता तब भी हाथों को ऐसे चलाते। या k आ गया, अरे k छोड़ो, यहाँ p दे दो, x दे दो, a b c d f z तक कुछ भी दे दो यहाँ पे, ठीक है। हम तो वही हाथों को टेढ़ा ही चलाने वाले हैं ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा k × इस फॉर्मूले को बिल्कुल याद नहीं करना है, ये फॉर्मूला नहीं, आप तो इसको क्वेश्चन मानो एक, ठीक है। तो k × x2 + 1 × x1 अपॉन दोनों का सम k + 1, ठीक है। ये x और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, k × y2। मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, हम तो एक क्वेश्चन करके देख रहे हैं। और 1 × y1 अपॉन k:1। बस लिखने के लिए था, याद नहीं करना है, ठीक है। याद करना ही नहीं है। यहाँ k छोड़ो, z दे दिया तो z:1, तब भी तो हम क्या करते, ऐसे चलते कि नहीं चलते, बस वही वाला काम है, ठीक है। बस एक बार नोट कर लो इसको समझने के लिए, पॉज करो और नोट करो, ठीक है। हाँ जी बेटा, ठीक है। बस पॉज करके नोट करना है इसको और भूल जाना है कि ऐसा कुछ फॉर्मूला बनता है, भूल जाओ इसको, ठीक है। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्या बोला, इन व्हाट रेशियो डज पॉइंट -4,6। ठीक है, ये सोच लो कि हम किसी से मिले थे अभी और हम उनको नहीं जानते, ठीक है, भूल जाओ। एक पॉइंट है ये और लाइन सेगमेंट है -6,10 और ये है 3,-8। बताओ किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो लेट पॉइंट P x, y डिवाइड्स लाइन AB इन k:1, k:1, ठीक है। तो अब मुझे बता दो x की जो वैल्यू होती है, ठीक है, x की वैल्यू क्या होगी, लिखो x की वैल्यू k × 3 हाथ ऐसे जाएगा, तो k × 3 मतलब 3k, ओके, प्लस 1 × -6 यानी कि -6 और अपॉन इन दोनों का सम होता है तो k + 1, ठीक है। बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी k:1 वाले, क्योंकि सारे क्वेश्चन हम इसी मेथड से करने वाले हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ इस x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -4। तो क्या मैं यहाँ पे x की जगह पे -4 रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकते हैं। ये क्या हो गया आपका 3k, ये क्या हो गया -6 और अपॉन में k + 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4 तो मल्टीप्लाई होगा इससे, तो 4 मल्टीप्लाई तो k + 1 और इक्वल टू 3k - 6। ब्रैकेट ओपन करो तो 4k से भी मल्टीप्लाई हुआ और 4 1 से भी मल्टीप्लाई हुआ और इक्वल टू 3k - 6, ठीक है। ये 4k है, 3k को इधर लेके आओ, ओके, वो -6 है और ये जब 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब आपका क्या निकल के आ गया यहाँ से वैल्यू, हाँ बेटा जी, हाँ जी। एक छोटी सी मिस्टेक हो चुकी है इधर, वही बात है ना, सामने तुम लोग बैठे नहीं ना, वरना बता देते। ये है -4, ये मुझे लगा कि मैंने वैसे लगा रखा साइन, ये है -4, ठीक है। तो -4 के साथ में ये होगा
फटाफट करते हैं इसको। हाँ जी, इंसान है भाई, इंसान से गलती हो जाती है। ये हो गया -4k और ये हो गया -4 इक्वल टू 3k - 6। ये है -4k और 3k जब इधर आएगा तो -3k होगा, और ये है -6 और ये 4 उधर जाएगा तो +4 होगा। देखो -4k और -3k होता है -7k और इक्वल टू हो गया -2। तो यहाँ से अगर मैं k की वैल्यू निकालूँ तो -2k अपॉन में -7, यानी सिंपल इसको नोट करो बेटा एक बार फटाफट से। हाँ जी, तो यहाँ से k की वैल्यू हो गई 2/7। k की वैल्यू क्या निकल के 2/7। और अभी हम जानते हैं तो हमें k/1 फाइंड करना है। हमें तो रेशियो फाइंड करना है, k की वैल्यू से हमें मतलब नहीं है, हमें तो k/1 चाहिए। k/1 का मतलब क्या हो गया कि 2/7/1। और हमें पता होता है ये LCM वाला फंडा लगता है इसके अंदर। तो जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही रेशियो, जब ये 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 बन जाएगा, और जब ये 7 से मल्टीप्लाई हो तो 7 बन जाएगा। तो क्या निकल के आएगा आपका 2/7। क्या तो ऐसे समझ लो, बल्कि ऐसे समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये तो अपना रेशियो वाला जब कंसेप्ट स्टार्ट होता है 7th 8th में तब आ जाता है। ठीक है, कि 2/7 ऐसे समझ सकते हो ना कि मुझे k/1 फाइंड करना है। k की वैल्यू क्या है 2/7, और 2/7 के 1 में ये 2/7 के डिवाइड में क्या हो गया 1 हो गया, तो क्या 2/7 ही नहीं रह गया ये। इसका मतलब k/1 की वैल्यू हो गई 2/7। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी किसी को थोड़ा अजीब लग सकता है, क्यों? क्योंकि थर्ड क्वेश्चन बहुत देर से चल रहा है। हमने इसका एक मेथड पढ़ा है m1/m2, उसमें पहले हमने x की वैल्यू से किया, फिर हमने y की वैल्यू से किया, फिर इसी क्वेश्चन में हम k/1। थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन बात ये बेटा कि इसी क्वेश्चन में कंसेप्ट बताना भी ज़रूरी था। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आएगा उसमें बहुत ईजिली कर पाओगे, बस आप तो एक बार समझ लो। बाकी मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मेरे को कराना है, क्यों टेंशन ले रहे हो? ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ये तो आप मान चलो पहली क्लास है तो कंसेप्ट वाली क्लास चल रही है, क्वेश्चन तो आएंगे अभी हमने ये भी पढ़ा था, अगर किसी को याद हो, कि k की वैल्यू ये होती है m1/m2। तो k की वैल्यू अपने 2/7 निकल के आई, तो क्या m1/m2 2/7 नहीं निकल के आ गया? तो यहाँ से भी निकाल सकते हो आप इस चीज़ को। ठीक है, बस माइंड में रहना चाहिए। क्लियर है? फिर कहोगे सर अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ क्या? बेटा क्वेश्चन तो कब का ख़त्म हो चुका, हम तो अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, इसको नोट करो। और यही वाला काम, अब ये काम मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ वरना बोरिंग हो जाएगी क्लास। यही वाला काम आप इस 6 को लेके करोगे कि 6 = k × -8, राइट। y जो होता है वो यही होता है, प्लस 1 × 10 अपॉन k+1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 6k + 6 = -8k + 10, इसको इधर लेके आए तो 14k = 4 हो गया, और k = 4/14 हो गया, और यहाँ से 2/7। यानी कहने का मतलब आप कैसे भी कर सकते हो क्वेश्चन को। क्लास को और बोरिंग नहीं बनाऊंगा, मेथड अलग अलग मेथड दिए हैं, इसी क्वेश्चन के अंदर हमने एक्सपेरिमेंट किया है पूरा का पूरा। समझ गए? तो क्लास थोड़ी सी बोरिंग हो सकती है, क्यों? क्योंकि एक ही क्वेश्चन पता है हमें ज़्यादा देर तक, मुझे ही पता है एक क्वेश्चन को ज़्यादा देर तक आप लोग नहीं कर सकते हो। ठीक है, बट समझना जरूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप बिल्कुल मजे लगे करोगे आराम से। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास लेके आऊँगा। मन लगा के पढ़ना है, चाहे कितनी भी लेंदी लग रही हो, लेकिन मन लगा के पढ़ना है इस चीज़ को। समझ रहे हो? ओके बेटा, नेक्स्ट मिलते हैं। टेंशन नहीं लेनी, अगर समझ में थोड़ा बहुत भी नहीं आ रहा नेक्स्ट क्वेश्चन से बिल्कुल आ जाएगा।